हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव त्रिपाठी एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं। एक्चुअली स्टूडियो मैंने थोड़ा सा सेट किया है, किसी दूसरे स्थान पे स्टूडियो को सेट किया है, इसलिए कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं। खैर, अब वीडियोस प्रॉपर आएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की श्रृंखला चला रहे हैं और संविधान सभा से जो सफ़र प्रारंभ किया गया वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हुए अब संसद पर आ चुका है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, और सिर्फ स्किप ही नहीं कर सकते बल्कि बहुत आपको विशेषता से उनको पढ़ना है, क्योंकि उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस केवल अनुच्छेदों से संबंधित नहीं पूछे जाते, अंदर एंटर करके उनके थ्योरिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं हैं तो इस चीज़ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। जैसे आपके मूल अधिकार हो गया, आपका संसद हो गया, संसद में लोकसभा राज्यसभा है, राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम सदनों के विषय में पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें से पहला जो उच्च सदन है राज्यसभा, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, संसद जो कि 3 पृष्ठभूमियों से बनकर तैयार होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति के विषय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, वीडियोस प्लेलिस्ट में है, आप जाके देखें। आज हम राज्यसभा के विषय में, जो कि उच्च सदन होता है, ऊपरी सदन होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। यहां आप राज्यसभा के विषय में पढ़ेंगे, अगला लेक्चर लोकसभा का आएगा और उसके बाद संसद की कार्यप्रणाली से संबंधित 1 से 2 लेक्चर और आएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ अनुच्छेद लर्न करने हैं। जैसे अनुच्छेद 79 कहता है कि एक संसद होगी, अनुच्छेद 80 कहता है कि एक राज्यसभा होगी जिसे ऊपरी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, और अनुच्छेद 81 कहता है कि एक लोकसभा होगी, लोगों का सदन होगा, हाउस ऑफ पीपल होगा, जिसको अनुच्छेद 81 में वर्णित किया गया है। तो ये 3 अनुच्छेद आपको अच्छे से लर्न करने हैं। अब देखिए, हम इससे पहले कि राज्यसभा में कूदें, थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में बताते हैं राज्यसभा के। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ 1949 में, 26 नवंबर 1949 में आंशिक रूप से लागू हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ, और लागू होने के बाद जब पहला आम चुनाव हुआ, भाई आम चुनाव तो लोकसभा के लिए होता है, तो आम चुनाव के बाद पहली बार राज्यसभा और लोकसभा दोनों का ही गठन किया गया। तो आपको यहाँ पे 2 दिनांक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है, विशेषता से याद रखनी है। एक कि राज्यसभा का गठन किस दिनांक को हुआ, और दूसरा कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई। तो 3 अप्रैल वो तिथि देखिए, 3 अप्रैल 1992 को राज्यसभा का गठन हुआ, और 13 मई 1952 को पहली सभा हुई, पहली बैठक हुई। ये 13 मई 1952 जो है, इसको आप दोनों तरीके से याद रखें। राज्यसभा की भी पहली बैठक इसी दिनांक को हुई और लोकसभा की पहली बैठक इसी दिनांक को हुई। तो ये 2 तिथियां आप याद रखें। अब संरचना पर आइए। संरचना से बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। संरचना राज्यसभा की अलग है, लोकसभा की अलग है, कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, राज्यों में कितने हैं, यूटीज में कितने हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हैं। कुछ सदस्य नाम निर्देशित भी होते हैं, नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा, वो सब आपको विस्तार से पढ़ना है। तो देखिए, ऊपर जो लिखा हुआ है यह है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है सदस्यों की। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 स्टेट्स और यूटीज के हैं, अर्थात राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के, और 12 ऐसे सदस्य होते हैं। बहुत विशेषता से ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन करिए कि ये बहुत पूछा जाता है। कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य राज्यों में आवंटित हैं या केंद्र शासित राज्यों में आवंटित हैं? 238 आवंटित हैं। तो ये दोनों संख्याएं आप विशेषता से याद रखें, पूछे जाते हैं। अब इस फिगर पर आइए कि वर्तमान परिदृश्य क्या है। देखिए, 250 तो कुल संख्या है, कुल पद जो राज्यसभा में हो सकते हैं, अधिकतम पद वो 250 हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में अगर आप देखें तो 245 की संख्या है। और अगर आप बिल्कुल वर्तमान में देखें, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, 245 पद वर्तमान में हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटीज बना दिया गया और जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया।
उस स्थिति में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के जो 4 राज्यसभा सदस्य थे, सबसे पहले आप तो ये ध्यान रखें कि जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा सदस्य आते थे शब्द इसलिए लगा रहा हूं यहां पे कि वर्तमान में उन 4 सदस्यों की सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है जनवरी 2020 में। और अगर आप वर्तमान में बात करें तो ये 245 भी ना हो कि 241 हैं। तो अगर परीक्षा में वर्तमान में आता है, यानी कि जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं होता और विधानसभा के सदस्यों यानी विधायकों के द्वारा ही निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से, तो तब तक आप 241 पे ही आंसर करें। तो कुल संख्या 245 है, जिसमें से राज्यों से 229 आते हैं। 229 का फिगर क्या है कि राज्यों से 229 और केंद्र शासित प्रदेशों से 4। अब ये जो 229 और 4 हैं, इनको अगर आप जोड़ दें तो ये जोड़ने के बाद आपके बनते हैं 233। और 233 को आप ये कह सकते हैं कि 233 राज्यों और संघ शासित राज्यों से आते हैं, और 12 सदस्य जो ये लिखे हुए हैं, जो ऊपर भी लिखे हुए थे, वो आपके राष्ट्रपति महोदय द्वारा नाम निर्देशित या मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान में तो 241 हैं, लेकिन क्योंकि वो 4 सीटें आगे भरी जाएंगी, आज नहीं तो कल विधानसभा का गठन होगा, तो मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि 245 सीटें हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति महोदय द्वारा नाम निर्देशित, नामित या मनोनीत किए जाते हैं, और 233 के आवंटन ये हैं राज्यों से 229 और 4 केंद्र शासित राज्यों से। अगर ये पूछ दे कि ये 4 किन किन केंद्र शासित राज्यों में है, तो मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों 3 इनमें से दिल्ली से हैं और 1 पुदुचेरी से है। 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से, यह भी आप नोट कर लें। तो यह हो गया संरचना के विषय में। अब आते हैं निर्वाचन के विषय में। देखिए निर्वाचन इनका कैसे होता है। तो निर्वाचन में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि ये राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, यानी विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। आपने अनुसूची पढ़ी, मैंने आपको अनुसूचियों में पढ़ाया है। अनुसूची 4 क्या कहती है कि राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस प्रकार होगा। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य के प्रतिनिधि जो होते हैं यानी विधायक, उनके द्वारा चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? तो संबंधित राज्य के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यानी जिन निर्वाचित सदस्यों को हम प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजते हैं विधायकों के रूप में, उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। निर्वाचन अनुपातित पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय के द्वारा होती है। एकल संक्रमणीय प्रणाली, जिससे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक उसी पद्धति से, अनुपातित पद्धति से, एकल संक्रमणीय पद्धति से मतदान द्वारा इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसको विशेष रूप से याद रखें। प्रत्यक्ष रूप से आप केवल लोकसभा के सांसदों को और राज्य विधानमंडल के विधायकों को ही चुनते हैं। बाकी जो हैं आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं या फिर आपकी राज्यसभा के सदस्य हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये जो बिंदु 3 है, इसे बहुत विशेषता से याद रखें, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में सीटें अलग अलग हैं। वो तो खैर लोकसभा में भी हैं, लोकसभा में भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें हैं, आप लोकसभा में पढ़ेंगे। यहां पे विशेष रूप से आप जो याद रखने वाली चीज है वो यह है कि राज्यों में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है, और किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर होता है यह भी बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जनसंख्या को गोला करें और यहां ये लिख लें कि 1971 की जनसंख्या के अनुसार राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ सीटें राज्यसभा की अधिक हैं। अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो वर्तमान में 31 सीटें हैं। सिक्किम में और मेघालय में और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों में जहाँ बहुत कम जनसंख्या है, या ऐसे कहें कि लगभग न्यूनतम जनसंख्या है, तो वहाँ पे 1 या 2 सीटें हैं। तो ऐसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर होती हैं। और 1971 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या से इसकी सीटों का आकलन होता है कि किस राज्य में कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी। अब आप आइए अवधि, सदस्यता और योग्यता के आधार पर। यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सबसे पहला बिंदु लिखा हुआ है कि यह एक निरंतर चलने वाली संस्था है, कभी भी इसका विघटन नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। देखिए यहां बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है
जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। हाँ, राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं यानी राज्यसभा सांसद होते हैं, उनका तो कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ये एक स्थायी सदन होता है, निरंतर चलने वाला सदन होता है, यह कभी भी भंग नहीं होता। ये मैंने एक एक पॉइंट यहां लिखा भी है, बोल भी रहा हूं, बहुत ही विशेषता से ध्यान दें क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। निरंतर चलने वाली संस्था है, विघटन कभी नहीं होता, स्थायी सदन है, परमानेंट चलती है। लेकिन सांसद तो भाई 6 साल के लिए चुने जाते हैं, वो आके चले भी जाते हैं। तो प्रत्येक 2 साल में, ध्यान रखें, प्रत्येक 2 साल में इसके चुनाव होते हैं। यहां शायद मैंने नहीं लिखा है, मैं भी लिख दूंगा। राज्यसभा के सदस्यों का पदावधि 6 वर्ष होता है। देखिए, राज्यसभा की कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा सांसद होते हैं, वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सांसद 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष में, ध्यान दीजिए, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सांसद अपनी जगह खाली करते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव होता है। तो ये यहां लिख भी लें, यहां पर लिख लें, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य छुट्टी ले लेते हैं, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। तो इस प्रकार 2 बिंदु तो ये हो गए कि निरंतर चलने वाली संस्था है और राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता 6 वर्ष के लिए होती है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके चुनाव होते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य छुट्टी ले लेते हैं या उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और नए चुने जाते हैं। आगे आइए, राज्यसभा के स्थान भरने की यानी राज्यसभा सांसद बनने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। लोकसभा में यह कंडीशन 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। 2003 से पहले की कंडीशन क्या थी कि व्यक्ति उस क्षेत्र का मतदाता होना बड़ा आवश्यक था जहां से वो निर्वाचन लड़ रहा है। यानी जैसे मान लीजिए आप चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं राज्यसभा का, कोई पार्टी आपको चंडीगढ़ से खड़ा कर रही है, तो 2003 से पहले के जो प्रावधान थे, उसके संवैधानिक प्रावधान थे, उसके अनुसार आपको चंडीगढ़ का मूल मतदाता होना आवश्यक था। लेकिन संसद ने इस विषय में संशोधन करके 2003 के बाद इन प्रावधानों को बदल दिया। अब आप किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से आप वोटर हो या ना हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र से का मतदाता होना आवश्यक था, लेकिन वर्तमान में यह नहीं है। 2003 के बाद यह परिदृश्य बदल चुका है, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। अब देखिए, कुछ प्रावधान हैं, दोहरी सदस्यता से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, यह भी पूछे जाते हैं कि दोनों सदनों में अगर कोई व्यक्ति चुन लिया गया है, अगर कोई व्यक्ति है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में चुन लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे 10 दिनों के अंदर, ये 10 दिन मैंने नीले पेन से इसीलिए लिखा है कि वो यही दिन दे के पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया गया है तो कितने दिवसों में उसको सदन को सूचित करना होगा कि वह कौन से सदन में रहना चाहता है। तो 10 दिनों में यह बताना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है। और अगर वो यह नहीं बताता है, अगर वो यह सूचना नहीं देता है, तो राज्यसभा की उसकी सीट चली जाएगी। यहां पे 2 चीजें याद करने वाली हैं। कौन सी? कि अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुना गया है तो उसको कितने दिवसों में सूचित करना होगा? 10 दिवसों में सूचित करना होगा। और अगर उसने सूचित नहीं किया तो किस सदन से उसकी सदस्यता चली जाएगी? राज्यसभा से चली जाएगी। ये बिंदु याद करने लायक है यहां पे। आइए, एक सदन का सदस्य दूसरे सदन में अगर चुन लिया जाता है तो पहले सदन का पद रिक्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा में चुन लिया गया, तो पहले चूंकि राज्यसभा में चुना गया था तो राज्यसभा का सदस्य, उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी, यह पद उसका रिक्त हो जाएगा। अगला है, कोई व्यक्ति एक ही समय में अगर संसद और विधानमंडल, यहां पे ध्यान दीजिए, संसद और विधानमंडल से तात्पर्य है कि संसद के किसी भी एक पटल का, किसी भी एक सदन का, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का, और विधानमंडल का मतलब है कि विधानसभा या विधान परिषद का किसी एक का, यानी संसद का और विधानमंडल का अगर एक साथ सदस्य चुना जाता है, यानी मान लीजिए विधानमंडल का पहले है, संसद का बाद में चुन लिया गया, या संसद का पहले था, विधानमंडल का बाद में चुन लिया गया, तो ऐसी स्थिति में अगर एक ही समय में दोनों की सदस्यता उसके पास है
तो उसको यह सूचित करना होगा कितने दिन में। यहां भी वही फैक्टर आएगा जैसा कि पीछे था, 14 दिनों में। देखिए 14 दिनों में उसको अपने विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी होगी या सीट खाली करनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो संसद से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह ध्यान रखें। देखिए जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि संसद से या मूल अधिकारों से प्रश्न कॉन्सेप्ट से ज्यादा आते हैं, अनुच्छेद से उतने नहीं आते। हालांकि मूल अधिकारों से तो अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं, लेकिन संसद से, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा अनुच्छेद तो पढ़ने नहीं है, कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा हैं, छोटे छोटे राज्यसभा के, लोकसभा के, उनके अधिवेशनों के, उनके सत्रों के, अभी आप हल्के हल्के पढ़ेंगे आगे, तो वहां कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक लाइन पे आप गौर फरमाएं। तो अगर संसद और विधानमंडल दोनों का सदस्य है तो आपको एक सदस्यता छोड़नी होगी। अगर आपने विधानमंडल की सदस्यता नहीं छोड़ी 14 दिन के अंदर, तो आपकी संसद की सदस्यता यानी सांसद के रूप में आप काम नहीं करेंगे और विधानमंडल के सदस्य यानी विधायक के रूप में ही काम करते रहेंगे। अब देखिए सभापति और उपसभापति, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। सभापति के बारे में मैंने यहां लिख भी दिया है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं राज्यसभा, लेकिन सभापति के विषय में मैं आपको लगभग सब कुछ उपराष्ट्रपति में बता चुका हूं। जैसे कि मैंने वहां भी आपको बताया कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। और यह भी मैंने आपको बताया था और बहुत विशेषता से लिख के बताया था, आप यहां भी नोट करें अगर वहां नहीं ध्यान दिए हैं, कि सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है, उसको उपराष्ट्रपति के पद पे कोई वेतन नहीं मिलता, वेतन उसको सभापति के पद पे मिलता है। यह बहुत विशेषता से याद रखें। तो एक तो यह कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, दूसरा यह कि उसको वेतन सभापति के पद का दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद का। एक और बिंदु जो बिंदु 2 में यहां लिखा हुआ है कि सभापति सदन का सदस्य नहीं होता। बहुत प्रश्न आता है ये कि कौन सा ऐसा सदन होता है जिसका सभापति, जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा का सदस्य होता है, सांसद होता है, लेकिन क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो होता नहीं है, इसलिए राज्यसभा वह सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता। याद रखें, बहुत प्रश्न आता है ये। तो 3 बिंदु यहां आपको सभापति में याद रखने हैं। पहला ये कि सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। दूसरा ये कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता, वेतन मिलता है सभापति का। और तीसरा ये कि सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, उच्च सदन यानी राज्यसभा ही वो सदन होता है जिसका सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो ये कुछ प्रावधान है सभापति के, इनको याद रखें। उपसभापति पे आइए। तो राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना सभापति चुनती है, किसी को भी, और उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, वह राज्यसभा के सीधे उत्तरदायित्व होता है। ये 2 बिंदु याद रखें कि जो उपसभापति होता है, भाई सभापति तो आपके उपराष्ट्रपति महोदय हो गए और उपसभापति जो होगा वो तो सीधे राज्यसभा से चुना जाएगा। तो वो जो उपसभापति है, जो राज्यसभा का सदस्य है, सभापति तो सदस्य है नहीं, उपसभापति तो सदस्य है, वह सांसद है राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति महोदय के यानी सभापति महोदय के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता। उसका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये 2 बिंदु आपको याद रखने हैं। अब देखिए राज्यसभा में कुछ शक्तियां हैं ऐसी जिनसे बहुत प्रश्न आते हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लें आगे और इसको घोट के पी जाएं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके विषय में राज्यसभा लोकसभा से ऊपर है। ज्यादातर मामलों में तो लोकसभा ही सर्वोपरि होती है। आम प्रचलन में भी देखा जाता है, आप देखते हैं टीवी पे, समाचारों में, कि ज्यादातर बिल लोकसभा से पहले प्रस्तुत करे जाते हैं, राज्यसभा में बाद में आते हैं। और राज्यसभा के बाद, जैसा कि लगभग प्रत्येक बिल में होता है, कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा सिग्नेचर करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद कानून बनता है। तो लोकसभा की शक्तियां एक मायने में संविधान में भी और व्यवहारिक रूप में भी राज्यसभा से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यसभा के पास लोकसभा से कहीं ज्यादा हैं,
और उन शक्तियों से, क्योंकि वो संख्या में कम है, इसीलिए उन शक्तियों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि संविधान में कुछ अनुच्छेदों में इस प्रकार से वर्णन है, आपने पढ़ा है अनुसूची 8 में, अनुसूचियों में आपने पढ़ा है कि कुछ संघ सूची के विषय होते हैं, कुछ राज्य सूची के विषय होते हैं और कुछ संवर्ती सूची के विषय होते हैं। ये विषय क्या होते हैं? संविधान के अनुसूची 8 में समस्त विषयों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? कि किन विषयों पे संघ कानून बनाएगा, किन विषयों पे राज्य कानून बना सकता है, और संवर्ती सूची का मतलब किन विषयों पे दोनों संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 249 है, 250 है, 252 है, 253 है। इन सभी अनुच्छेदों में आप पढ़ेंगे कि किन किन स्थितियों में राज्य विषयों पर कानून संसद के द्वारा बनाया जा सकता है, या राज्य विषयों पर तो कानून राज्य बनाता है, लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें राज्य विषयों पर कानून संसद भी बना सकता है। तो उसमें एक अनुच्छेद 249 है। अब ये अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करता है कि कोई राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय में कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद कानून बना सकता है। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा अगर कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आता है 2/3 बहुमत के साथ कि राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय हित में, राज्य सूची के किसी विषय में जिसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संसद के द्वारा, केंद्र के द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, और राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करता है 2/3 बहुमत से, लोकसभा नहीं, राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करता है, हालांकि वो बाद में लोकसभा भी जाता है, तो लेकिन क्योंकि प्रारंभिकरण यानी प्रारंभ उसका राज्यसभा से होता है, लोकसभा उस प्रस्ताव को प्रारंभ नहीं कर सकता, तो ये एक मूल शक्ति होती है कि अनुच्छेद 249 का प्रयोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है, ना कि लोकसभा से। दूसरा देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, इनका सृजन भी राज्यसभा के द्वारा होता है। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? मुख्य रूप से आप जिनकी तैयारी कर रहे हैं या करते हैं, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस, ये सब अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। तो इन अखिल भारतीय सेवाओं में अगर कोई नया सृजन करना है तो इस विषय में भी 2/3 बहुमत से, ठीक पहले वाले की तरह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव राज्यसभा ही ला सकता है। केंद्र में लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो 249 यहां आपको याद रखना है, 312 आपको यहां याद रखना है, और एक और कैटेगरी याद रखनी है जो आपने उपराष्ट्रपति में पढ़ी है। मैंने आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया, वहां मैंने आपको क्या बताया, स्मरण कीजिए आप, कि राष्ट्रपति का अगर महाभियोग लगाया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, राज्यसभा से लगाया जाए या लोकसभा से लगाया जाए। वहां पे ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक सदन से ही ये महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि उपराष्ट्रपति को हटाने का मसला महाभियोग का नहीं होता, ये बताया है मैंने आपको उपराष्ट्रपति के लेक्चर में। तो उपराष्ट्रपति को जो हटाया जाता है उस हटाने की प्रक्रिया दोनों में से किसी एक सदन से नहीं बल्कि राज्यसभा से ही प्रारंभ होनी आवश्यक है। यह विशेषता से याद रखें कि राज्यसभा से संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312 और राष्ट्रपति को हटाए जाने के प्रावधान जो हैं उसमें राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। यह वो मूल सतही या ऐसे कहें कि लगभग सब कुछ है जो राज्यसभा से आपके समक्ष प्रश्न के रूप में पेपर में आपको दिखाई दे सकता है। इससे बाहर लगभग कुछ भी नहीं जाएगा। अब देखिए, कुछ प्रश्न कार्यप्रणालियों से भी आते हैं। ये तो आपने राज्यसभा के विषय में आज पढ़ा है, अगले लेक्चर में आप लोकसभा के विषय में पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न राज्यसभा और लोकसभा के कार्यप्रणालियों या कार्यशैलियों से आते हैं, तो वो एक और थर्ड लेक्चर जो बनेगा, इसके बाद लोकसभा का लेक्चर आएगा और उसके बाद थर्ड लेक्चर में लोकसभा और राज्यसभा के कार्यशैलियों के विषय में जो कंबाइंड लेक्चर आएगा तो वहाँ कवर किया जाएगा। फिलहाल
राज्यसभा के इस लेक्चर से आपका लगभग 95% कवर होगा। अच्छे से इसको रिवाइज करें। अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगे, जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया कि वीडियो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैंने स्टूडियो को शिफ्ट किया है। तो अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगे और बहुत जल्दी आपकी राज्य व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। धन्यवाद।